हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेल साइकिल सेल डिवीज़न का चैप्टर। ये चैप्टर में एक मैं ज़रा सा बात याद दिलाना चाहूँगा। आप सेल चैप्टर अगर पढ़े होंगे या पढ़ेंगे भी तो उसमें रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था अपनी थ्योरी में कि हर सेल डिवाइड होके बनती है और नए 2 डॉटर सेल बनाती है। मतलब ओवरऑल ये कहना चाह रहे थे कि जो भी नई सेल बनती है वो अपने पुराने एग्जिस्ट कर रही सेल से डिवाइड होकर बनती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि एक्चुअल में डिवीज़न होता कैसे है। उसी के बेस पे ये चैप्टर है पूरा का पूरा। तो इसमें हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे एक सेल डिवाइड होता है। जैसे मैं बोलूँ कि आप इसको अपने बॉडी से रिलेट कर लो। जैसे हमारी लाइफ है, इसमें कई फेजेस होते हैं। हमारा बचपन का फेज़, फिर हम बड़े होते हैं, फिर एक बुढ़ापी का फेज़ आता है, मतलब एक यंग एज, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव फेज़ आती है जब हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर फेज़ आती है ओल्ड एज, जब हमारी डेथ होने का चांस रहता है। तो ऐसे फेजेस में इसी तरह से आपका सेल का भी है कि सेल है, सेल के भी कुछ फेजेस है जिसमें ये डिवाइड करने की तैयारी करता है, मतलब रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन मतलब 1 से 2 बनने की तैयारी कर रहा होता है। इन्हीं चीज़ों को कई फेजेस में डिवाइड किया गया है। उन्हीं फेजेस की आज हम बात करने वाले हैं। मेनली 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो मैं इसकी एक बेसिक चीज़ ये समझाना चाहूँगा कि सेल जैसे हमारी बॉडी है, मैं कहता हूँ उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हार्ट है। जस्ट एक मान लेते हैं, तो जब भी मेरे को 2 बॉडी बनानी होगी मेरे जैसी, तो मैं एक हार्ट उसमें डाल दूंगा ताकि बाकी सारी चीज़ें भी धीरे धीरे फंक्शन करके काम कर सके। उसी तरह एक सेल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका न्यूक्लियस है, मतलब उसका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। वही पूरा का पूरा सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसी बेसिस पे कि सबसे पहले तो इसमें न्यूक्लियस का मतलब उसके डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, वो डिवाइड होगा। देन उसके बाद सारी चीज़ें डिवाइड होंगी। इन्हीं को मैंने कहा है सीक्वेंस ऑफ इवेंट। इनमें पहला चीज़ तो हम देख रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब किस सीक्वेंस में, जैसे हमने देखा था यंग एज, फिर आपका रिप्रोडक्टिव एज, उसके बाद ओल्ड एज। उसी तरह इनके मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ कौन कौन से इवेंट है। जैसे सबसे पहले बताया कि न्यूक्लियस का डिवाइड होना, मतलब जीनोम का डुप्लीकेशन कह रहा हूँ मैं। जीनोम डुप्लीकेशन होगा पहले, मतलब ये डबल होगा। सबसे पहले ये डबल होगा, दुगना होगा। जीनोम को अगर आप समझना चाहो कि कंफ्यूजन आ रही हो कि क्रोमोसोम क्या है, जीनोम क्या है, डीएनए क्या है, तो जीनोम को ऐसे समझो आप कि एक सेल के अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल है वो सब काउंट कर लो। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोगों को पता होगा उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का ले लो। अगर कोई प्लांट सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसका डीएनए ले लो। न्यूक्लियस का डीएनए ले लो। अगर सारा आप डीएनए कंबाइन कर लेते हो, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, जीनोम बोलता हूँ। दूसरी चीज़, जीनोम का तो डुप्लीकेशन हुआ। मैं कहता हूँ एक और चीज़ आप देखोगे कि सेल के और भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। जैसे सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ये सब की बात करूँ तो सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, इसके और भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। एंड फाइनली होगा क्या, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ओवरऑल सेल 2 भाग में बट जाएगा। मतलब फाइनली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल्स। मतलब लास्ट में ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये जस्ट कुछ सीक्वेंस है, ना कि फेज है। अभी मैं फेज के बारे में बताऊंगा कैसे इनको फेजेस में पढ़ा गया है। होता तो एक साथ है धीरे धीरे, बट इसको पढ़ने के तरीके में हम क्या करते हैं, इसको कई फेज में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें याद करना, उसे समझ पाना आसान हो सके। इसी में एक और चीज़ आप नोट करके लिख लेना कि जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी हो रही होती हैं, ये सब आपका न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। ऑल एक्टिविटीज़, या फिर कह लो कि सेल डिवीजन, आपका सेल डिवीजन आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल।
मतलब आपका जेनेटिक मटेरियल इसको कंट्रोल कर रहा होता है। जस्ट अगर मैं बात करूँ फेजेस की, फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, मतलब लाइफ साइकिल बोल रहा हूँ, सेल साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखना फेजेस ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पर मैं सेल साइकिल के फेजेस की जस्ट कुछ बात करने जा रहा हूँ कि मैं कौन से फेजेस की चीज़ें अभी यहाँ पर रिलेट करने वाला हूँ। जैसे आपको पता है, एक इसमें मेनली थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ, अगले में लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसको फिलहाल मैं रब कर देता हूँ डस्टर। स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम सेल साइकिल को पढ़ने वाले हैं। देखना, ये इमेज ज़रा सा ध्यान रखना अपने दिमाग में। सब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। एक आपका इसको मैं कह रहा था एम फेज, अभी बताऊंगा ये सब क्या है। एम मतलब इसको कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाना। जैसे आपका 2n है, 2n जब डिवाइड करे तो ये दोबारा 2n ही रहे। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना कि ये मान लो आप इसको भी क्रोमोसोम कह रहे हो और आप इसको भी क्रोमोसोम कह रहे हो, ये दोनों को आप क्रोमोसोम कह रहे हो, बट यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ डीएनए का अमाउंट सिंगल मान लो 2c है। अभी बताऊंगा 2c क्या होता है। डीएनए के वजन के हिसाब से बोला जाता है कि यहाँ डीएनए का अमाउंट अगर कम है तो यहाँ डीएनए ज़्यादा है, बट इसको कहते हैं आप क्या, सेंट्रोमियर बोलते हैं। अगर सेंट्रोमियर एक ही है तो क्रोमोसोम आपका एक ही होगा। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे अगर 2 हाथ है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 2 हाथ है तो मैं तो एक ही इंसान हूँ ना। मतलब मेरे 4 हाथ हो जाएंगे तो मैं 2 इंसान तो नहीं बना, रहूँगा एक ही इंसान। मतलब क्रोमोसोम तो आपका सेम है, यहाँ पर भी एक ही क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी एक ही क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी। बट जब मैं डीएनए की बात करता हूँ तो अगर यहाँ डीएनए 2c था तो यहाँ डीएनए 4c है। 4c मतलब उसका वजन अब क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब मैं माइटोसिस वाली चीज़ रिलेट कर रहा हूँ तो माइटोसिस में होता क्या है, जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये जब डिवाइड होगा तो ये कुछ ऐसे में डिवाइड होगा। मतलब ये एक एक क्रोमोसोम में डिवाइड हुआ, क्रोमोसोम का नंबर नहीं चेंज होता है, उसको मैं कहता हूँ माइटोसिस। ये आगे चीज़ें रिलेट होंगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आगे डिटेल में बात करेंगे, सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। ये 2c 4c वाली खाली थोड़ी सी बात याद रखो, बाकी और कोई ज़रूरत नहीं है, आगे सब क्लियर होगा। ये था माइटोसिस एम फेज, जहाँ पे जस्ट आपका क्या होगा, इक्वल डिवीजन होगा। तो ये क्या है आपका माइटोसिस वाला फेज। यहाँ को भी हम 4 पार्ट में पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। एक को प्रोफेज कहते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, एक को टीलोफेज, एंड में साइटोकाइनेसिस हो जाती है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाना। सेल के अंदर कंटेंट होता है ना, न्यूक्लियस फिर साइटोप्लाज्म, तो जब पूरा डिवाइड हो जाता है उसको साइटोकाइनेसिस बोल रहे हैं। मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 फेजेस में। ये आपका है इंटरफेज, ये जो पूरा इतना एरिया है ये आपका इंटरफेज है। इंटरफेज कौन सा, ये आप यहाँ से ये पूरा अपना ले लो, ये सब इंटरफेज में आता है। ये इंटरफेज फर्दर 3 फेजेस में, एक तो G1 फेज है, एक S फेज है और एक G2 फेज है। कुछ इस तरह से सेल साइकिल को हम पढ़ने वाले हैं। इसी वे में पढ़ेंगे कि इनके एक एक फेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो बेसिक चीज़ समझ रहे हैं कि इंटरफेज क्या होता है, एम फेज क्या होता है, इसके बारे में अभी देखेंगे। एक बार चाहो तो नोट डाउन कर लो। चलिए चलते हैं आगे। फेजेस ऑफ सेल साइकिल हम देख रहे थे, है ना। आ जाओ, फेजेस ऑफ सेल साइकिल।
यही टॉपिक में हम मूव कर रहे थे। इसमें आपके एनसीईआरटी में एक बात लिखी है कि जो सेल साइकिल होता है ना, इसका ड्यूरेशन मतलब इसमें समय कितना होता है, एक सेल डिवाइड करने में कितना समय लगता है, ये डिपेंड करती है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी करती है। अब वेरी करती है किन चीज़ों पे, कि सेल साइकिल में समय कितना लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका सेल कौन से टाइप का है। पहले तो कौन से टाइप का सेल है, दूसरी चीज़ कौन सा ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब समझते हैं। सेल टाइप का मतलब होता है जैसे एक प्रोकैरियोटिक सेल है या वो यूकैरियोटिक सेल है, डिपेंड करेगा। जैसे मान लो हम यूकैरियोटिक हैं, ठीक है, हमारा सेल डिवाइड होने में, हमारा सोमैटिक सेल मतलब हमारे बॉडी का सेल डिवाइड होने में 24 घंटे लेता है। उसी जगह पे अगर आप प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ले लो, जैसे ई कोलाई है, उसको डिवाइड होने में 20 मिनट का समय लगता है। तो सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी कर रहा है। दूसरी बात, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी तो डिपेंड किया। जैसे हम एनिमल्स हैं, दूसरी तरफ बैक्टीरिया एक दूसरा है, फंगस है, उसमें भी तीनों में अलग अलग टाइम लगता है। इसी चीज़ को एक बार लिख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगी। वेरी करता है कि सेल कौन सा है, सेल के टाइप पे, सेल टाइप टू सेल टाइप। दूसरी चीज़ ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ये दोनों चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल। मान लो मैंने ह्यूमन सेल लिया, ह्यूमन सेल, ये भाई साहब डिवाइड होते हैं 24 घंटे में पर डिवीजन, एक बार डिवाइड होने में। ईस्ट आपका फंगस है, आपको पता है, ये 90 मिनट लेता है डिवाइड होने में। उसी जगह आप ई कोलाई बैक्टीरिया को ले लो, ये डिवाइड होने में 20 मिनट का समय लेता है। अब अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ आपसे कहूँ कि क्या सेल टाइप वेरी कर रही है, क्या ये यूकैरियोट थे, क्या ये यूकैरियोटिक सेल थे और क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल थे, मतलब समझ आ रहा है। सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी तो वेरी कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर होते हैं? सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी कर रहे हैं और आपका ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी डिपेंड कर रहे हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पर। एक और चीज़, अभी जो सर्कल बना के समझाया था, एक इंटरफेस था और एक आपका दूसरा क्या था, एम फेज जिसको आप बोल रहे थे, उसके बारे में ज़रा सा बता रहा हूँ कि इंटरफेस और एम फेज दो फेजेस थे। इंटरफेस और दूसरा क्या था आपका, एम फेज, जिसको आप माइटोसिस या माइटोटिक फेज भी बोलते थे, यही बोल रहे थे। इंटरफेस को कहा जाता है कि ये रेस्टिंग फेज होता है। रेस्टिंग मतलब रुका हुआ फेज, बट एक्चुअल में ये रेस्टिंग नहीं होता है, इसको डिवाइड करने के बेस पे रेस्टिंग बोला जाता है। क्योंकि ये जो आपका पूरा इंटरफेस है ना, जैसे देखना, जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी रब कर दूंगा। ये जो आपका एम फेज था, ये तो एम फेज था और ये पूरा क्या था, इंटरफेस। ये जो पूरा इंटरफेस है ना आपका, ये वाला फेज, ये पूरे फेज में क्या होता है, सेल के डिवाइड होने की पूरी तैयारी चल रही होती है। मतलब सेल को डिवाइड करना है, मुझे जो प्रोटीन बनानी है, जो चाकू हथियार चाहिए डिवाइड करने के लिए, जितनी सिंथेसिस चाहिए, पूरी तैयारी कहाँ होती है, इसको प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे पूरी तैयारी हो रही होती है कि डिवाइड करना है, अब हमें सारी तैयारी कर लो। एम फेज में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ डिवीजन होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरफेस में ज़्यादा समय लग रहा होता है इन कंपैरिजन टू एम फेज। जैसे ह्यूमन का सेल है, उसमें 24 घंटे जो डिवीजन के लग रहे हैं, उसमें लगभग 95% जो समय होता है वो इंटरफेस खा जाता है। मतलब 23 घंटे का समय आपका इंटरफेस ले जाता है, बचा हुआ 1 घंटे का समय एम फेज में लगता है। घर बनाने में जितना समय लगता है, उससे कम समय में तो घर तोड़ने में लगता है। वही बात हो रही है, इंटरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं रेस्टिंग फेज बोल रहा हूँ।
बस दिमाग में रखना रेस्टिंग फेज इन कंपैरिजन टू, अगर मैं डिवीजन की बात कर रहा हूँ, इसको मैं रेस्टिंग फेज बोल रहा हूँ, रेस्टिंग फेज। बट एक्चुअल में ये रेस्टिंग फेज नहीं है, हमें भी पता है। यहाँ पे इंटरफेस के टाइम पे हमें पता है डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेल की ग्रोथ भी हो रही होगी, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होगा, प्लस सेल की ग्रोथ भी हो रही होगी, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। एक और बात, ये इंटरफेस कहाँ पर आ रहा है, कहा जाता है कि ये दो एम फेस के बीच में लाई करता है। इसका क्या मतलब होता है? ये एम फेस है, ये एम फेस आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है इस पॉइंट से और यहाँ पे एंड होता है, और फिर दोबारा एक नई साइकिल चलती है, कुछ इस तरह से चलती है चीज़ें। यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है कि ये जो आपका इंटरफेस होता है, ये इंटरफेस आपका आता है कहाँ पर, दो एम फेजेस के बीच में कह रहा है। इसी धागे को अगर मैं खोल के सीधा कर दूं तो क्या होगा, एक एंड पे क्या है, माइटोसिस शुरू हुआ, एक एंड पे माइटोसिस खत्म हुआ, इसके बीच में जो फेज आ रहा है इसी को इंटरफेस बोलते हैं। लाइज बिटवीन टू एम फेजेस, देखो इट लाइज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, कह रहा है टू सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में ये लाई कर रहा होता है। ठीक है, एम फेज हमें पता है, यहाँ एक्चुअल में सेल डिवीजन हो रहा होगा, एक्चुअल सेल डिवीजन होगा। और ये कहा जाता है कि आपका जो माइटोसिस फेज है ये शुरू होता है आपका न्यूक्लियस के डिवीजन से, जिसको आप कैरियोकाइनेसिस बोलते हो, और एंड होता है साइटोकाइनेसिस पे, जिसको आप क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म के डिवीजन से। बताया था वो साइकिल, बताया था कि साइटोकाइनेसिस लास्ट में होती है, देन नई साइकिल शुरू होती है। तो इसको हम बोलते हैं कि स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन को ही तो आप क्या बोलते थे, कैरियोकाइनेसिस बोलते थे। और एंड कहाँ होता है, एंड्स विद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसको आप क्या बोलते हो, साइटोकाइनेसिस बोलते हो। चाहो तो छोटा सा ऐसे डायग्राम बना लो, अपने बुक में अच्छे से बना लेना आप, कि ये मान लो न्यूक्लियस आपका डिवाइड हो रहा था, अब एट द एंड आपका साइटोप्लाज्म भी लगभग डिवाइड हो रहा है, और यही बन जाएगा दो डॉटर सेल्स में। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं? एक बार नोट डाउन कर लो आप, तब आगे चलते हैं। चलो शुरू कर रहे हैं, इंटरफेस को पढ़ने जा रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद एम फेस बाद में देख लेंगे, पहले इंटरफेस देखते हैं। इंटरफेस, इसी को तो प्रिपेयरिंग फेज आप बोल रहे थे, प्रिपेयरिंग फेज कह लो या रेस्टिंग फेज कह लो, क्या कोई बात दूसरी है? एक ही बात है ना, ठीक है। इंटरफेस यहाँ पे देख रहे हैं। फर्दर इंटरफेस को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया था, एक G1 फेज, फिर S फेज, और एक आपका था G2 फेज। आओ देखते हैं, इसको हमने एक तो G1 फेज में डिवाइड किया था, ग्रोथ। एक था आपका S फेज, जिसको आप क्या बोलते हो, सिंथेसिस फेज। तीसरा आपका G2 फेज, जिसको आप बोल रहे हो ग्रोथ। एक आपका स्पेशल केस होता है
जिसको आप G0 फेज बोलते हो। अभी उसको भी बताऊंगा क्या होता है। एक G0 फेज भी होता है, ठीक है। वैसे इसका पार्ट मत समझो, एक स्पेशल केस है जिसको आप क्विसेंट स्टेज भी बोलते हो, ठीक है। आओ इसी को एक सर्कल में कंपाइल करके पढ़ते हैं। ये मैंने क्या बनाया आपका पूरा का पूरा ये सेल, ताकि ये साइकिल एक बार में हमें समझ आ जाए। थोड़ा टेढ़ा है, कोशिश करूँगा सही से बन जाए यार, मैनेज कर लो इतना तो, ठीक है। देखो अभी तो ये बराबर है ना, लगभग सही है। क्या मुझे ही सही लग रहा है? हाँ चलेगा। ये आपका मैंने क्या बताया था, इसको मैंने कहा था ये M फेज़ है, ये आपका है M फेज़, जिसको आप माइटोसिस फेज़ बोल रहे हो। और इसको भी तो हमने डिवाइड किया था ना फर्दर कुछ पार्ट्स में, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ एंड देन साइटोकाइनेसिस। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में, इसलिए अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अभी हमारा फोकस कहाँ पर है, इंटरफेस की दुनिया में है, इन तीनों को पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं बना दूँ इन तीनों को, आ जाओ देख लेते हैं। एक को मैं कह रहा हूँ G1 फेस, एक को S फेस और एक को G2। यहाँ पे लिख दूँ G1 फेस की बात कर रहा हूँ, ये है आपका S फेस, ये है आपका G2 फेस। यहीं कहीं पे आपका होगा G0 फेस। अभी इसका बाद में बताऊंगा, ज़रा सा रुक जाना कि इस फेज में एक्चुअल में होता क्या है। ये आपका DNA ऐसे धागे धागे लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, इसको हम बोलते हैं ऐसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग, क्रोमैटिन कह लो, DNA यही क्रोमैटिन है, DNA आपका यही कह लो। किस फॉर्म में रहता है, ऐसे धागे की फॉर्म में रहता है। इसी को बार बार जब कॉइलिंग होती है तब ये धीरे धीरे आगे होना शुरू होगा। एक्चुअल में यहाँ पे कहीं जाके आपको क्रोमोसोम देखने को मिलता है, इससे पहले तो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। देखो पहला मैं क्या बता रहा था, G1 के बारे में बात कर रहे हैं, G1 फेज़ में। इसमें यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ लिखी है कि ये कहाँ पर लाई करता है। ये कौन सा एक इंटरवल जैसे बोलते हैं, नहीं इंटरवल मतलब इन बिटवीन द टू, किसी भी दो चीज़ के बीच की बात हम कर रहे हैं। ये था आपका क्या M फेज़, ये था आपका S फेज़। S फेज़ में माना जाता है DNA की सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होता है। तो इसको दूसरे तरीके से भी लिखा गया था कि आपका G1 फेज़ इंटरवल है किस चीज़ के बीच का, आपके M फेज़ का और DNA रेप्लिकेशन के बीच के फेज़ का, मतलब उसी को S फेज़ ही तो कह रहे हैं। देखो कि ये इंटरवल है बिटवीन M फेज़ एंड आपका S फेज़ के बीच का, इन दोनों के फेज़ के बीच का इंटरवल है। यहीं से तो आपका क्या शुरू हो जाता था, S फेज़ शुरू हो जाता था, और ये आपका क्या था, M फेज़ यहाँ पर ख़त्म हुआ था। तो ये M फेज़ और S फेज़ के बीच का इंटरवल है। दूसरी बात, ये रेस्टिंग स्टेज ज़रूर है, ये इंटर फेज़ आपका रेस्टिंग स्टेज ज़रूर है, बट यहाँ मेटाबॉलिज्म चलता है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। एक सेकेंड, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज़ है ये। और यहाँ पे सेल की ग्रोथ हो ही रही है। वैसे तो पूरी जगह होगी, बस यहाँ लिख देते हैं कि सेल की ग्रोथ होगी। एस फेज़ की बात करें तो एस फेज़ में पर्टिकुलरली आपके डीएनए से रिलेटेड बात करी गई है कि डीएनए की सिंथेसिस होगी या कह लो रेप्लिकेशन होगा। सिंथेसिस मतलब बनना, सिंथेसिस होगी या उसका रेप्लिकेशन कह लो। यही तो अभी स्टार्टिंग में बताया था, रेप्लिकेशन मतलब क्या, इसी का कंटेंट डबल होना, कंटेंट, इसी का कंटेंट
डबल होना। मतलब अगर पहले 2C था तो अब ये 4C हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, डीएनए अमाउंट तो डबल होगा, डीएनए का अमाउंट यहाँ डबल तो होगा, बट आपका क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा। क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा, बदलेगा नहीं। अगर पहले क्रोमोसोम का नंबर आपका 2n था तो ये बाद में जब डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा तो भी क्रोमोसोम आपका 2n ही होगा। मतलब एक ही क्रोमोसोम तब भी था, एक ही क्रोमोसोम अब भी होगा, सेम रहेगा। यहाँ पे डिवाइड होके अलग अलग नहीं हो जाएगा कि ये आधा हो जाए, पेयर में ये तब भी रहेंगे। दूसरी, ये तो था यहाँ पे हमें पता है कि सेल डिवीजन के लिए जब आप देखोगे एनिमल सेल में एक आपका ऑर्गेनिल होता है जिसको सेंट्रियोल बोलते हो, ये सेल चैप्टर में आप पढ़ोगे। वो सेंट्रियोल क्या करता है, ऐसे प्रोटीन के धागे निकालता है और वो धागे क्या करते हैं, इसी क्रोमोसोम के इस सेंट्रोमियर पे जुड़ जाते हैं और इनको दूर दूर खींचते हैं ताकि डिवीजन करवा सकें। उसी प्रोटीन के धागे को मैं क्या बोलता हूँ, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पर आपका बन रहा होता है, लेकिन वो सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल को तो पहले डबल करना होगा तब तो प्रोटीन बनाओगे। तो उससे पहले का हम क्या बोलेंगे फेज, कि सेंट्रियोल को दुगना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सेंट्रियोल को डबल कर रहा हूँ। सेंट्रियोल कुछ ऐसा परपेंडिकुलर ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इसी की मात्रा डबल होती है। यही सेंट्रियोल क्या होगा, आपका डुप्लीकेट होगा, 1 से 2 बन जाएगा एस फेज में। G2 फेज की बात करें तो अब जब सेंट्रियोल डबल हो गया है, दोनों एक दूसरे के छोर पर आ गए, तो अब प्रोटीन का धागा बनाना ज़रूरी है। मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होगी, यही स्पिंडल फाइबर बनाएगी। उसी को स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, उस प्रोटीन के धागे को। और यहाँ पर भी ग्रोथ अभी भी चल रही है, ग्रोथ कंटिन्यू है। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अभी भी ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदला है, आपका डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है। ये आपका डीएनए का अमाउंट है, ये डीएनए का अमाउंट था जो डबल हो रहा था। मैं बात कर रहा था G0 फेज़ की। G0 फेज़ क्या होता है, जैसे देखो हमारे बॉडी में सेल हमेशा डिवाइड नहीं कर रही होती, जब ज़रूरत पड़ती है तब सेल डिवाइड करती है। जैसे मैं कह दूं ऑकेजनली डिवाइड करती है, ऐसे नॉर्मली डिवाइड नहीं करती है। वैसे ही G0 फेज़ में क्या होगा, हमारी बॉडी के मैक्सिमम सेल्स हमारे में क्या होगा, G0 फेज़ में ही पड़ी होती हैं। G0 फेज़ में होगा क्या कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी, सारे काम कर रही होंगी, रेस्पिरेशन वगैरह सब कुछ चल रहा होगा, सिवाय डिवाइड के। ये डिवाइड नहीं करेंगी। तो डिवाइड करती कब है, जैसे मान लो आप दौड़ रहे हो, कहीं गिर गए, यहाँ से टिश्यू आपका क्या हुआ, रप्चर हो गया, टिश्यू हट गया, तो उस टिश्यू की रिपेयरमेंट के लिए, दोबारा से टिश्यू बनाने के लिए उसके आजू बाजू की जो सेल्स होंगी ये दोबारा डिवाइड करेंगी और टिश्यू को बना देंगी। ज़रूरत पड़ने पे ये डिवाइड करती हैं, नॉर्मली डिवाइड ये नहीं करेंगी। मतलब ये G0 स्टेज में पड़ी रहेंगी। इसी को कहते हैं G0 या क्विसेंट स्टेज। ये आपका G0 फेज़ कह लो। इसमें सेल आपका क्रोमेटिन का ऐसे धागा बना होगा डीएनए का, ठीक है। ये समझ लो आपका मैंने न्यूक्लियस में इसको बंद कर दिया, यही आपका डीएनए था। कुछ इसी फेज़ में ऐसे इनएक्टिव स्टेज में होगा, इनएक्टिव बट मेटाबॉलिकली एक्टिव, एक्टिव सिर्फ ओकेजनली डिवाइड होगी। इसके बारे में अभी थोड़ा लिख लेते हैं, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो तब आगे बढ़ते हैं। चलें ज़रा सा क्विसेंट स्टेज के बारे में लिख लेते हैं। अरे जिसको G0 फेज़ बोल रहे थे उसी को क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं। किसको, G0 फेज़ को।
और ऐसा कहा जाता है कि ये इनएक्टिव फेज़ होती है। अभी मैंने बताया इनएक्टिव कहते हैं इसको, डिवीज़न के बेस पे इन्हें जज करते हैं तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनएक्टिव फेज़ है, मतलब डिवीज़न के बेस पे। डिवीज़न नॉट अकर, यहाँ पे डिवीज़न नहीं हो रही होती, बट क्या ये रुकी हुई है सच में? नहीं, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिक रिएक्शन सारी कर रही होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होती है। तो ये डिवाइड करती भी तो होंगी ना, अगर जिंदा है तो डिवाइड तो करेंगी, बट कब करेंगे? जब ज़रूरत पड़ेगी, ओकेजनली डिवाइड करती हैं, ओकेजनली डिवाइड करती हैं, वो भी कैसी ज़रूरतों पे? या तो टिश्यू रप्चर हुआ हो, या आप सेल डेथ बोल लो, सेल डेड बोल लो, या तो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म को नीड क्या है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि कोई सेल रिप्लेस करनी या कोई भी काम हो, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे कि क्या रिक्वायरमेंट है उसको। ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट करके बात लिख लेना ज़रा सा, कि ये तो हमने देखा ये सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब जब डिपेंड करता है कि उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तब वो डिवाइड करेगा, वरना वो नॉर्मली ऐसे डिवाइड नहीं करेगा, G0 फेज़ में चुपचाप शांति से पड़ा रहेगा और उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ सेल्स हमारी ऐसी होती है जो डिवाइड नहीं करती हैं कभी, जैसे सम सेल्स, लिखा है सम सेल्स नॉट डिवाइड, सम सेल्स नॉट डिवाइड, कुछ सेल्स डिवाइड ही नहीं करती। जैसे आप हार्ट की सेल्स ले लो, हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं करेंगी, आपकी नर्व सेल्स डिवाइड नहीं करेंगी जो आपकी ब्रेन में होंगी सॉरी। और माइटोसिस के बारे में ये कहा गया है कि माइटोसिस एनिमल के केस में हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होता है, बट ये सही बात निकली नहीं। जब आप देखोगे मेल हनी बी, जिसको आप हाफ माइंड भी बोलते हो, ड्रोन को हाफ माइंड मतलब उसमें क्रोमोसोम का जो पेयर था, जो जोड़ी थी, उसमें से एक जोड़ी हट गई है, सिर्फ एक ही जोड़ी बची है, जिसको आप हैप्लॉइड कह रहे हो। जिसमें दोनों जोड़ी बची है क्रोमोसोम की, उसको डिप्लॉइड कहते हैं। तो माइटोसिस कहा गया था कि एनिमल्स के केस में ये जो माइटोसिस है, ये जो इक्वल डिवीजन है, ये एनिमल्स के केस में डिप्लॉयड सेल्स में होता है, ऑलवेज कह लो या फिर सम केस में मोस्टली कह लो, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज में तो वो आ जाएगा एक्सेप्शन ना। मोस्टली डिप्लॉयड सेल्स में होता है, डिप्लॉयड सेल्स में होता है, जो कि आपका 2n होती हैं। लेकिन एक्सेप्शन यहीं पर आ जाता है आपका ड्रोन का, एक्सेप्ट अपवाद यही है, कौन? मेल हनी बी, जिसको आप ड्रोन कह रहे हो। ये माइटोसिस से गैमीट बनाता है, गैमीट फॉर्म करता है, और जो कि इसका बॉडी क्या है, ये जो मेल हनी बी है, ये हैप्लॉइड होता है, जिसको आप एन बोल रहे हो, और ये माइटोसिस करके गैमीट बनाता है। कौन? मेल हनी बी। बल्कि जब प्लांट के बारे में आप पढ़े होगे तो प्लांट के बारे में आपको ईजिली ये चीज़ें पता हैं अच्छे से, कि प्लांट चाहे हैप्लॉइड हो, गैमीटोफाइट या स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, दोनों माइटोसिस कर सकते हैं प्लांट के केस में। प्लांट के केस में मैं बात करूँ चाहे हैप्लॉइड की चाहे डिप्लॉइड की, दो के दोनों माइटोसिस करेंगे, चाहे वो हैप्लॉइड प्लांट हो चाहे वो डिप्लॉइड प्लांट हो। 2n।
दोनों में माइटोसिस हो सकती है, होती है, ठीक है। ये आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बात लिखी हुई है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बदलना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बदलना, ये प्लांट्स के केस में होता है। ये चीज़ें वहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। यहाँ तक हम रखते हैं इस अभी के इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना पूरा एम फेज, जिसमें माइटोसिस का फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। आज हमने इंटरफेज कवर कर लिया तीनों फेजेस में, G1, S और G2 तीनों को क्लियर किया। अब हम एम फेज पे अगले लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक थोड़ा रिवाइज कर लेना, एक बार NCERT की रीडिंग कर लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।